हेलो फ्रेंड्स, सो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट लेक्चर को। वी वर डूइंग स्वदेशी मूवमेंट। अब इम्पॉर्टेंट है, बड़ी सारी फैक्ट्स मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब इस लेक्चर में थोड़ा सा लंबा रहेगा लेक्चर, बट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट और चीज़ें देखना आराम से। बड़ी सारे टॉपिक्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो नाउ कमिंग ऑन टू योर स्वदेशी मूवमेंट, ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हुआ उसके बाद वी केम कांग्रेस स्टार्टेड दिस होल स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करी उन्होंने। फिर उसके बाद बड़ी सारी चीज़ें उसमें हुई, लाइक रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज्ड अमर सोनर बांग्ला। देन उसके बाद आपका वंदे मातरम बिकेम द स्लोगन ऑफ द टाइम। देन रक्षाबंधन वॉज सेलिब्रेटेड इन अ न्यू वे। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अश्वनी कुमार दत्त एक करके आदमी थे जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी इस टाइम पे स्वदेश बंधाब समिति की, बंधाब समिति की। सो क्वेश्चन आता है, स्वदेश बंधाब समिति जो अश्वनी कुमार दत्त ने फाउंडेशन रखी वो कौन सी मूवमेंट के टाइम पे रखी थी? सो रिमेंबर दैट वाज ड्यूरिंग दी स्वदेशी मूवमेंट। इसके अलावा स्वदेशी मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको 3-4 फैक्ट और ध्यान रखने हैं दैट आई हैव रिटन हियर। बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी मूवमेंट जो है वो पुणे और मुंबई में चलाई। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने ये मूवमेंट पंजाब में चलाई। सैयद हैदर रजा ने ये मूवमेंट दिल्ली में चलाई और चिदम्बरम पिल्लाई ने ये मूवमेंट मद्रास में चलाई। सो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि 1905 में जो कांग्रेस का सेशन होता है वो होता है बनारस में, और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो रहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि थोड़ी रिफ्ट जो थी कांग्रेस के मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर में वो इसी टाइम पे स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ बात वही आती थी क्या कि जो मॉडरेट्स थे वो नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रह के ब्रिटिशर्स के सामने प्रोटेस्ट करना चाहते थे, बट दे वर नॉट इन लाइक कि जैसे आप दुकानें बंद करवा दो, एजिटेशंस लेके चलो, वो उस फेवर में नहीं थे। जबकि एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बोलते थे कि इतने साल आपने प्रेयर्स और पिटिशंस ही की हैं, अब हमें पैसिव रेजिस्टेंस की तरफ आना पड़ेगा। मतलब कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पिकेटिंग करनी पड़ेगी, शॉप्स बंद करवानी पड़ेंगी, हमको एजिटेशन करनी पड़ेगी, हमको कपड़े जो फॉरेन गुड्स हैं उनको जलाना पड़ेगा। सो वो उसमें बिलीव करते थे। जब 1905 में ये रिफ्ट उन दोनों के बीच में वहाँ क्रिएट हुई तो तिलक ने क्या किया, तिलक जब वो सेशन खत्म होता है तो तिलक फॉर्म्ड दी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी इन 1905। सो उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, बट ही डिक्लेयर्ड कि एक्सट्रीमिस्ट पार्टी वुड वर्क एज अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस। मतलब वो कांग्रेस से अलग नहीं रहेगी, कांग्रेस का पार्ट बन के ही रहेगी, बट उसका एजिटेट करने का, उसका मूवमेंट चलाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1906 वाला सेशन दिस वाज प्रिजाइडेड बाय दादा भाई नौरोजी। सेशन होता है कैलकाटा में, एंड इस सेशन में कांग्रेस डिक्लेयर्ड स्वराज एज इट्स अल्टीमेट गोल, अटेनमेंट ऑफ स्वराज एज इट्स अल्टीमेट गोल। अब यहाँ पे भी क्या हुआ कि जो एक्सट्रीमिस्ट, उस टाइम 3 एक्सट्रीमिस्ट हैं जिनके नाम आपने ध्यान रखने आ रहे हैं, यहाँ पर्टिकुलरली 4 एक्सट्रीमिस्ट हैं। एक तो आगे आपके बाल गंगाधर तिलक, दूसरे ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक का दूसरा नाम है लोकमान्य तिलक। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत बार बाल गंगाधर की जगह वो लोकमान्य तिलक। देन यू हैव बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल का नाम ध्यान रखिएगा, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ अनरेस्ट इन इंडिया। मतलब इन्होंने एजिटेशंस जो है वो चलाते रहे हैं। देन लाला लाजपत राय, इनका नाम मैंने आपको पहले भी शायद बताया था क्लास में भी कि लाला लाजपत राय इज ऑल्सो कॉल्ड एज पंजाब केसरी भी कहा जाता था। और इनके अलावा एक और आदमी थे औरबिंदो घोष, इनका नाम आपने ध्यान में रखना है, औरबिंदो घोष का। सो औरबिंदो घोष, आज पूछते हैं कई बार क्वेश्चन कि औरबिंदो घोष ने अपना आश्रम कहाँ एस्टैब्लिश किया था, तो श्री औरबिंदो आश्रम जो है इट इज़ इन पुडुचेरी। सो ये भी ध्यान में रखिएगा। सो ये 4 मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जो आइडियोलॉजिकली थोड़ा सा डिफर करते थे मॉडरेट से, एंड दे वांटेड कि स्वदेशी मूवमेंट को हम जो है वो सिर्फ एक छोटे से एरिया में कन्फाइन करके ना रखें बंगाल में, बल्कि इसको पूरे के पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जाए।
खाली बायकॉट जो है वो स्वदेश फॉरेन गुड्स का ना किया जाए, फॉरेन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद आपके फॉरेन जॉब्स जितनी है सबको बायकॉट किया जाए। बट जो मॉडरेट्स थे दे वांटेड कि हम जो है वो इस मूवमेंट को सिर्फ कहाँ तक कन्फाइन रखें, बंगाल तक कन्फाइन रखें, और बायकॉट भी जो है वो सिर्फ गुड्स का किया जाए और किसी चीज़ का नहीं किया जाए। सो ये रिफ्ट इनके बीच में नॉर्मली बनती जा रही थी। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे 1907 में एक और सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये सेशन होता है सूरत में और इस सेशन को प्रिजाइड करते हैं रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष, सो इनका नाम ध्यान रखिएगा। एंड ही वॉज ऑल्सो अ मॉडरेट लीडर, मॉडरेट लीडर, ठीक है। सो इस सेशन में रिफ्ट जो है कांग्रेस मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में वो बिल्कुल सामने उभर के आ जाती है और अल्टीमेटली जो कांग्रेस है वो स्प्लिट हो जाती है। इसलिए आप नॉर्मली इंडियन हिस्ट्री में या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ते हो सूरत स्प्लिट। सो व्हाट इज सूरत स्प्लिट? सो सूरत स्प्लिट जो है वो बेसिकली आपका है 1907 में, जिसमें कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, ऑफिशियली दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट पे। सो जो ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज थी वो एक्चुअली यहाँ पे अब रिजल्ट दे रही थी। रिजल्ट किस तरह से दे रही थी? पहले ब्रिटिशर्स डिवाइडेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स, देन उसके बाद उसको आगे उस पूरी मूवमेंट को चलाने के लिए जब उनमें कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, बिकॉज जो मॉडरेट्स थे दे ऑलवेज थॉट दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज फॉर द गुड ऑफ इंडिया। सो हम रिफॉर्म्स तो मांगेंगे पर हम ग्रेजुअल रिफॉर्म्स मांगेंगे। सो ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं मॉडरेट्स को अपने कंट्रोल में करके रखा था, जबकि एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो चाहते थे कि मॉडरेट्स ब्रिटिश के क्लचेस से बाहर निकले। अब मॉडरेट्स निकल नहीं पाए और एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट के हिसाब से चल नहीं पाए, तो अल्टीमेटली मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट दोनों में क्या हो गया? एक डिवीजन क्रिएट हो गया। सो ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। एंड दिस पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इज कॉल्ड एज, और दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज सूरत स्प्लिट। अब जब ये सूरत स्प्लिट होता है तो इसके बाद ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? अब ब्रिटिशर्स को पता लग गया कि कांग्रेस डिवाइड हो चुकी है। अब उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट पे एकदम से हमला किया। हमला इन दी सेंस कि कुछ एक्ट पास किए गए जिससे कि पूरी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी कंट्री में जो है उसको रोक दिया जाए, और मॉडरेट्स को खुश करने के लिए उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए। अब मॉडरेट्स को खुश करने के लिए क्या किया वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम एक्सट्रीमिज्म को कर्ब करने के लिए उन्होंने क्या किया वो देखते हैं हम। देखिए 1908 में तिलक जो कि मेन लीडर थे किसके? एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के या एक्सट्रीमिस्ट के मेन जो लीडर थे, उनको 6 साल के लिए इम्प्रिजन कर दिया गया। इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 ईयर्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 6 ईयर्स। और कहाँ भेज दिया गया? मंडाले जेल भेज दिया गया बर्मा में। सो ये ध्यान में रखिएगा। सो मंडाले जेल 6 साल के लिए भेज दिया गया, यानी मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे आपके वो वहाँ पे देवर लाइक कि यहाँ से चले, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी बंद हो गई। दूसरा, आपके जो बाकी 3 लीडर्स बचते हैं, लाला लाजपत राय को फॉरेन जाना पड़ गया किसी केस के चक्कर में, औरबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने बेसिकली पॉलिटिकल एजिटेशन वाले इससे संन्यास ले लिया। सो इस तरह से पूरी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी जो लीडर्स चला रहे थे वो कहीं ना कहीं कर्ब हो गई। और उस टाइम का मेजॉरिटी ऑफ द यूथ वॉज इन सपोर्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। तो यूथ के जब लीडर ही यहाँ से चला गया, लीडर ही कोई नहीं रहा, तो यूथ भी ऑटोमेटिकली आहिस्ता 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 थोड़ा सा पैसिफाई हो गया। इसके अलावा वो दोबारा से कोई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कंट्री में स्टार्ट ना हो जाए, तो ब्रिटिशर्स ने जो थे वो 4 एक्ट पास किए। उन 4 एक्ट के नाम आपने ध्यान में रखने हैं। पहला एक्ट है द सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट 1908। दूसरे एक्ट का आपने नाम ध्यान रखना है इंडियन न्यूज़पेपर्स एक्ट 1908। तीसरा एक्ट है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ये भी 1908 है। एंड लास्ट एक्ट जो आपने ध्यान रखना दैट इज इंडियन प्रेस एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट 1908।
सॉरी 1910। सो ये 4 एक्ट आपने इसमें ध्यान में रखने हैं, जिससे कि इन्होंने पूरी की पूरी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कंट्री में जो थी वो कंट्रोल कर दी। अब रहते थे कौन? मॉडरेट्स। अब मॉडरेट्स को खुश करने के लिए व्हाट ब्रिटिशर्स डिड, उन्होंने रिफॉर्म्स लाए, क्योंकि मॉडरेट्स दे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दे आस्क्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और ग्रेजुअल रिफॉर्म्स। सो उनको खुश करने के लिए ब्रिटिशर्स केम अप विद इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसको आप नॉर्मली हिस्ट्री में जानते हो किस नाम से? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से। ठीक है, सो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कौन लेके आए? ब्रिटिशर्स लेके आए। अब इन रिफॉर्म्स में बेसिकली था क्या, दैट यू नीड टू रिमेंबर। सो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में क्या था। सो मेजर पॉइंट्स मैं आपको साथ साथ डिक्टेट करता जाऊंगा, सो वो आप नोट डाउन करते जाइएगा। सो आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने थोड़े बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो है वो लाए हैं। सो पहला पॉइंट आपने इसमें जो ध्यान रखना है, दैट इज इलेक्टेड मेंबर्स। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई विल जस्ट डिक्टेट दोज पॉइंट्स, साथ साथ समझाता भी जाता हूं, दैट इलेक्टेड मेंबर्स इन दी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आपकी थी जो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें इंडियन मेंबर्स जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, मतलब इलेक्शन से जो चुन के आएंगे मेंबर्स, उनकी संख्या को बढ़ाया गया। अब बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया, बेसिकली उन्होंने इंडियंस को दे ट्राई टू बिफूल इंडियंस, पागल बनाने के लिए उन्होंने ये रिफॉर्म्स लाए। इलेक्टेड मेंबर्स जो थे वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी, जो यानी स्टेट लेवल पे थी और जो सेंट्रल लेवल पे थी, दोनों पे इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो उनकी तादाद जो है वो बढ़ाई गई। दूसरी चीज़ व्हाट दे डिड, दे इंट्रोड्यूस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी न्यू काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इन पर्टिकुलरली इन इंडियन पॉलिटिक्स। और पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्सेप्ट, एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू मुस्लिम्स। इसी को नाम हम देते हैं, क्योंकि मुस्लिम्स को दिया गया, इसका मतलब रिलीजन के नाम पे दिया गया, तो इसी को हम बोलते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट्स। सो इंडिया में कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी रिलीजन के नाम पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पहली बार जो है वो 1909 के एक्ट में दी गई थी। अब इसमें किया क्या गया, बेसिकली 8 सीट्स रिजर्व की गई थी, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए, और ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। इसका मतलब ये है कि इन 8 सीटों पे चुनाव भी सिर्फ मुस्लिम ही लड़ेंगे और वोटिंग भी सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे। अब देखिए किस तरह से इन्होंने इंडियंस को बिफूल करने की कोशिश करी है इस पूरे के पूरे एक्ट के थ्रू। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको आप सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हो, उसमें टोटल मेंबरशिप थी 68 मेंबर्स। अब 68 मेंबर्स में से व्हाट दे डिड, 36 मेंबर्स वर ऑफिशियल्स मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के वहाँ ऑफिसर्स हैं वो रहेंगे 36 मेंबर। बाकी आपके पास बच गए 32 मेंबर्स। ये 32 मेंबर्स जो हैं, इनमें से 5 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड और पीछे बचे आपके 27 मेंबर्स। ठीक है, सो देखिए अगर आप उस हिसाब से देखो तो नॉर्मली कोई भी बिल पास करना है या कोई भी लॉ बनाना है तो नॉर्मली ऑर्डिनरी बिल के लिए यूनिट सिंपल मेजॉरिटी। तो 68 मेंबरशिप टोटल है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, यानी अगर 35 मेंबर्स जो हैं वो किसी के सपोर्ट में वोट कर देते हैं तो वो बिल पास हो जाएगा। पर आप देखिए कि 36 तो सिर्फ ऑफिशियल्स हैं, इसका मतलब ब्रिटिशर्स को और किसी सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है कोई भी नया लॉ बनाने की या नया एक्ट पास करने की। पर फिर भी इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए व्हाट दे डिड, 32 में से 5 नॉमिनेटेड, 27 जो है वो मेंबर्स इलेक्टेड होंगे। अब 27 मेंबर्स में क्या है, देखिए 27 को डिवाइड किया गया है किस तरह से, दे हैव डिवाइडेड इट लाइक 8 आ गए आपके मुस्लिम्स के, जो मैंने आपको बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। 8 किसको दे दिए गए, मुस्लिम्स को दे दिए गए। 6 रिजर्व कर दी गई किसके लिए, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के लिए, जो ब्रिटिश बिजनेसमैन है उनके लिए। उसके अलावा
27 के बाद 8 और 6 14, उसके बाद 2 रिजर्व कर दी गई आपकी लैंडलॉर्ड्स के लिए या ज़मींदार जो है ना उनके लिए, और पीछे जो 11 बचे दिस इज अंडर जनरल इलेक्टोरेट। जनरल इलेक्टोरेट का मतलब है एक्चुअली में अगर सोचा जाए तो सिर्फ इन 11 सीटों के लिए सारे लोग वोट कर सकते थे, अदरवाइज बाकी सारी सीटें जो है वो या तो ऑफिशियल्स के लिए रिजर्व्ड थी या फिर ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट था। तो 8 सीटें जो मुस्लिम्स के लिए हैं, इस पे चुनाव भी मुस्लिम लड़ सकता है और उस चुनाव में वोट भी सिर्फ मुस्लिम कर सकता है, चाहे जितनी मर्जी और किसी की पॉपुलेशन वहां पे है, वोटिंग सिर्फ मुस्लिम करेगा। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था कि चुनाव तो लड़ेगा ही लड़ेगा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का आदमी, मगर उस पर वोटिंग भी सिर्फ उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही कर सकते हैं। इसीलिए इन्हीं सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को देने के लिए मिंटो जो थे, मिंटो वॉज एट दैट टाइम द वाइसराय ऑफ इंडिया, मिंटो वॉज कंसिडर्ड एज द फादर of communal politics in India। सो इंडिया में कम्युनल पॉलिटिक्स का फादर जो है वो किसको कहा जाता है? मिंटो को कहा जाता है। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। सो ये दूसरा प्रोविजन था। तीसरा प्रोविजन आपने जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो बड़े सारे प्रोविजन है बट सारे करने की ज़रूरत नहीं होती, बट इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो तीसरा है वो आपने ध्यान क्या रखना है कि 1 मेंबर in Viceroy's executive council was to be Indian। देखिए क्या था कि वाइसराय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएगी। तो वाइसराय अपनी मर्जी से कुछ आदमी जो पढ़े लिखे उसको लगता था कि ये लोग इम्प्लीमेंट करवाने में हेल्प कर सकते हैं, वो क्या करते थे, वो अपनी काउंसिल में उन लोगों को नॉमिनेट करता था। सो और वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स होते थे। बट नाउ इन दिस एक्ट इट वाज डिक्लेयर्ड दैट कि एक मेंबर एटलीस्ट वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन होगा? इंडियन होगा। सो पहली बार वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन कब मिली? 1909 के एक्ट में। एंड हु वाज द फर्स्ट पर्सन? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। He was the first person who was appointed to the Viceroy's Executive Council as a law member। इसको अपॉइंट किया गया लॉ मेंबर के तौर पे। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपने ध्यान रखना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और चीज़ आपने इसमें ध्यान में रखनी है, दैट इज जो लेजिस्लेटिव आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनको पावर दे दी गई कि वो अपना बजट तो खुद नहीं बना सकती बट दे कैन डिस्कस दी बजट, वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपने इस एक्ट में ध्यान रखनी है। और इस एक्ट, बस ये 4-5 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन कई बार एक पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी इन इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, देखो ऑटोक्रेसी होता है अपनी मर्जी से रूल चलाना। सो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई। मैंने आपको बताया ना क्या कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई तो गई बट उसमें मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स तो ब्रिटिशर्स के हैं, मतलब उनको कोई भी लॉ बनाना वो अपनी मर्जी से बना सकते हैं, बट उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दे दिया गया। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। सो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई कहाँ पे? पहली बार इंडिया में। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखना जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अब इसके बाद क्या होता है? मॉडरेट्स थोड़े बहुत खुश हो गए बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड कि रूल जो है वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो है कंट्री में लाई जाए। सो दे वर क्वाइट हैप्पी विद ऑल दिस। बट इसका एक नेगेटिव इफेक्ट इस पूरे पीरियड में क्या रहा था कि जो आपकी नेशनलिस्ट एक्टिविटी थी, एक्सट्रीमिस्ट लीडर के यहाँ से चले जाने के बाद वो पूरी की पूरी नेशनलिस्ट एक्टिविटी जो है वो कंट्री में बंद हो चुकी थी। अब नेक्स्ट जो है वो क्या होता है कि 1911
1911 में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑल्सो वांटेड कि इंडियंस जो है वो ज़्यादा रेवोल्यूशनरीज ना बन जाएं, सो उस चीज़ को रोकने के लिए व्हाट दे डिड, 1911 में दे एनल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल को वापस ले लिया गया। सो एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एनल्ड, सो इट वाज एनल्ड इन 1911। एक चीज़ ये की गई। दूसरा 1911 में इन्होंने क्या किया, दे सेपरेटेड असम, बिहार एंड ओडिशा फ्रॉम बंगाल। बंगाल से असम, बिहार और ओडिशा को अलग कर दिया गया। सो वही जो इनिशियली डिमांड थी इनकी, उसी डिमांड को 1911 में आके फुलफिल किया गया। तीसरा इन्होंने 1911 में क्या किया, दे शिफ्टेड कैपिटल जो ब्रिटिश इंडिया की थी कैलकाटा से, वो शिफ्ट होके कहाँ चली गई, दिल्ली चली गई। और ल्यूटियंस को काम दिया गया दिल्ली को कैपिटल एस्टैब्लिश करने का। सो 20 साल लगे ल्यूटियंस को दिल्ली को आर्किटेक्ट करने में, उसको पूरा डिज़ाइन करने में। सो 1931 में आके आपकी जो दिल्ली की नेशनल कैपिटल टेरिटरी है वो बनती है, ठीक है। बट 1911 में कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने ध्यान रखनी। अब यहाँ समझने की क्या ज़रूरत है, आपको समझने की ये ज़रूरत है कि 1911 में पार्टीशन ख़त्म होता है, 1911 में ही असम, बिहार, उड़ीसा अलग हो जाता और कैपिटल शिफ्ट हो जाती कैलकाटा से दिल्ली। सो मुस्लिम लीग जो बनाई गई थी किसको, पार्टीशन को सपोर्ट करने के लिए, उसका काम यहाँ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि पार्टीशन को वापस ले लिया गया। सो वो मुस्लिम लीग जो उस पूरे पीरियड में, स्वदेशी मूवमेंट के पीरियड में सपोर्ट कर रही थी ब्रिटिशर्स को, अब वो क्या हो गई, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गई। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल को वापस ले लिया गया था। उसके बाद ना मुस्लिम लीग के कॉन्टेक्स्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, बिकॉज ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को दिए गए हैं ना, ये ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली अपनी मर्जी से नहीं दिए थे। ये मुस्लिम लीग ने उनको आइडिया दिया था, परसुएड किया था कि आप ऐसा करो, तो उन्होंने ऐसा किया था। वो एक्चुअली हुआ क्या था, 1906 में आगा खान जो है, he went with शिमला डेप्यूटेशन। सो ये ध्यान रखना, शिमला डेप्यूटेशन का नाम ध्यान रखना। पूछते हैं शिमला डेप्यूटेशन इज रिलेटेड टू हुम, सो इट इज़ रिलेटेड टू मुस्लिम लीग। वो शिमला डेप्यूटेशन लेके गए थे लॉर्ड मिंटो के पास, जहाँ पे उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो दिए जाएं अगले एक्ट में। सो इसी के बेसिस पे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट जो थे वो मिले थे। सो 1911 से अगर आप देखो 11 तक का जो पीरियड है, दिस होल पीरियड वाज कॉल्ड एज स्वदेशी मूवमेंट का पीरियड, एंटी पार्टीशन मूवमेंट का पीरियड। और अल्टीमेटली ये खत्म कब होता है, जब पार्टीशन वापस ले ली जाती है। 1911 पार्टीशन वापस, तो 1911 आपकी स्वदेशी मूवमेंट खत्म हो जाती है। सो ये था आपका पूरा स्वदेशी मूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट। अब हम आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, आप देख रहे हो कंट्री में एक्सट्रीमिस्ट लीडर कोई है नहीं और मॉडरेट्स को लोग सपोर्ट नहीं करते, तो कंट्री में एक किस्म की नेशनलिस्ट एक्टिविटी पूरी की पूरी कम हो चुकी थी यहाँ पे। अब कंट्री के बाहर जो लोग रह रहे थे, उन्होंने इस पूरे टाइम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है कंट्री में दोबारा से नेशनलिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट करने का। सो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना, दैट वाज कॉल्ड एज गदर पार्टी, दैट वाज फॉर्म्ड इन 1913। अब ये इंपॉर्टेंट रखना, देखो इसका एज सच इंडिया, पर्टिकुलरली इंडिया में इसका कुछ नहीं था। गदर पार्टी जो थी, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स में। देखो नॉर्मली क्या होता था, हमारे यहाँ से कंट्री से, पर्टिकुलरली पंजाब से ना, लोग लाइवलीहुड, पैसा कमाने के लिए नॉर्मली दे वेंट टू यूएस और कनाडा जैसी कंट्रीज़ में जाते थे। सो ऑलरेडी बड़े एक्स सोल्जर्स और पीजेंट्स जो थे पर्टिकुलरली पंजाब से, वो ऑलरेडी यूएस गए हुए थे एंड दे वर रेवोल्यूशनरीज। सो दे वांटेड कि हम क्या करें कि किसी तरह पैसा इकट्ठा करें, आर्म्स इकट्ठे करें और ब्रिटिश की खाली इंडिया ने जितनी कॉलोनीज हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वहाँ पे रेवोल्यूशन स्टार्ट करें। सो दिस वाज देयर बेसिक आइडिया। और वो अपने आइडियाज प्रोपेगेट करते थे थ्रू अ न्यूज़पेपर कॉल्ड एज गदर। सो गदर न्यूज़पेपर ऑलरेडी सैन फ्रांसिस्को में पब्लिश होता था। सो वहाँ पे इस न्यूज़पेपर की आइडियोलॉजी को बेस लेके दे फॉर्म्ड एन एसोसिएशन दैट वाज कॉल्ड एज
पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। सो इसका नाम ध्यान में रखना, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। सो ये एसोसिएशन जो है ये बेसिकली बनाई गई कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। अब दो नाम जो आपने इसके रिलेशन में पर्टिकुलरली ध्यान रखने हैं, दैट इज सोहन सिंह बाकना एंड लाला हरदयाल। ये दो नाम आपने ध्यान रखना है, हु ऑर्गेनाइज्ड दिस पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, या फिर जिसको आप कहते हो गदर पार्टी। गदर पार्टी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ दिस गदर न्यूज़पेपर। इट वाज अ रेवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर। इनका बेसिक काम क्या था, दो काम इनके आपने बेसिक ध्यान में रखने हैं, जो इनके बेसिक मोटिव था कि हमको करना क्या। पहला इनका मोटिव था असैसिनेशन ऑफ ऑफिशियल्स, मतलब जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स या पॉलिटिशियंस है उनको मारना, और दूसरा फाइनेंसेस इकट्ठे करना, फाइनेंसेस और वेपन्स इकट्ठे करना, पैसा और वेपन्स इकट्ठे करना, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी ब्रिटेन की कॉलोनीज है वहां पे साइमल्टेनियसली एक रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट की जाए। सो दिस वाज द बेसिक एम ऑफ दिस न्यूज़पेपर, जो आपको ध्यान में रखना है। एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि गदर पार्टी के जो रेवोल्यूशनरीज थे वो कौन थे। सो रिमेंबर यू शुड नो कि एक्स सोल्जर्स and peasants who had migrated from Punjab to US and Canada in search of livelihood। पैसा कमाने के लिए जो यहाँ से चले गए हुए थे, कहाँ पे, पंजाब से गए थे यूएसए और कनाडा। अब इन्होंने इनिशिएट की पूरी की पूरी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी ब्रिटेन से यूएस से स्टार्ट की इन्होंने। दिस होल गदर मूवमेंट, इसको हम गदर मूवमेंट भी बोलते हैं, दिस होल वॉज स्टॉप्ड बाय अ स्मॉल इंसिडेंट विच वॉज कॉल्ड एज कोमागाटा मारू इंसिडेंट। सो यू शुड रिमेंबर गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1913 एंड दिस इंसिडेंट कोमागाटा मारू 1914 में होता है। अब व्हाट वाज दिस इंसिडेंट, अगर आप अभी वर्ल्ड मैप खोल के भी देखेंगे, सो कोमागाटा मारू वाज द नेम ऑफ अ शिप, जो कि कुछ रेवोल्यूशनरी गदर रेवोल्यूशनरीज को लेके हांगकांग से वैंकूवर जा रही थी। हांगकांग आ गया चाइना के ईस्ट वाले पोर्शन में और वैंकूवर आ गया कनाडा के वेस्ट वाले पोर्शन में। सो वहां पे जा रही थी। अब जब उस टाइम पे ना, नॉर्मली यू ऑल नो कि ये पूरा पीरियड जो है आपका, देयर वाज अ मूवमेंट, गांधी जी ने जो पूरी साउथ अफ्रीका में मूवमेंट चलाई है, दैट मूवमेंट वाज कॉल्ड एज द मूवमेंट ऑफ अपार्थाइड। जो रेशियली वाइट्स जो थे वो ब्लैक्स को अपने से इंफीरियर मानते थे एंड दे सेड कि वाइट्स आर दी सुपीरियर रेस। सो ये लॉज उन वाइट कंट्रीज के इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि वो पर्टिकुलरली एशियंस को और अफ्रीकन्स को अपनी कंट्री में घुसने ही नहीं देते थे। सो जब ये शिप कोमागाटा मारू शिप जो है ये पहुंचती है वैंकूवर के कोस्ट पे, तो जो कैनेडियन अथॉरिटीज़ हैं वो वहाँ पे कुछ यूरोपियंस को उतार देते हैं और एशियंस को उतरने नहीं देते हैं, बिकॉज दे सेड कि हमारे यहाँ पे ब्लैक्स को नहीं उतरने दिया जाएगा, बिकॉज और रेशियल लॉज जो हैं वो हमारे ऐसे हैं। और उस शिप को वहाँ पहले कुछ देर के लिए डॉक करके रखा जाता है, बाद में उस शिप को वहाँ से भेज दिया जाता है। वो शिप वहाँ से भेजी जब जाती है तो वो अल्टीमेटली आती है कैलकाटा के कोस्ट पे। उस कोस्ट का नाम आपको ध्यान रखना है, दैट कोस्ट वॉज बज। सो बज के कोस्ट पे आती है। अब कोलकाता वॉज दिस वॉज होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सो ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ पे शिप से लोगों को उतरने नहीं देते, बिकॉज दे सेड कि जो इसमें लोग हैं दे आर बेसिकली गदर रेवोल्यूशनरीज। सो ना लोगों को वैंकूवर में उतरने दिया गया, ना यहाँ उतरने दिया गया। तो कुछ 19, 20, 25 दिन जो है वो आपकी शिप वहाँ पे खड़ी रखी उन्होंने। बाद में कुछ कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में हुआ तो ब्रिटिशर्स ने उस शिप में से कुछ 15-20 लोगों को मार दिया। अब जब उनको मार दिया तो ऑल ओवर द कंट्री एक वेव फैल गई कि ब्रिटिशर्स ने निहत्थे लोगों को मार दिया है। सो वहाँ से उसके बाद क्या हुआ, लाला हरदयाल को कैप्चर कर लिया गया
तो वो सारी की सारी गदर मूवमेंट जो है वो खत्म हो गई आफ्टर दिस कोमागातामारू इंसिडेंट। सो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर आएगा विच हु अमंग द फॉलोइंग और विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द गदर पार्टी, तो नाम पहला आपने ध्यान रखना सोहन सिंह बाकना का, उसके बाद लाला हरदयाल का। सो दे वर द फाउंडर्स ऑफ दिस गदर पार्टी। रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, मेन एम इसका क्या था, असैसिनेशन करना ब्रिटिश ऑफिशियल्स की, और उसके बाद दूसरा एम जो था वो इनका था फाइनेंसेस और वेपन्स इकट्ठे करके साइमल्टेनियसली सारी ब्रिटिश कॉलोनीज में मूवमेंट चलानी है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सो दिस वाज गदर पार्टी एंड द कोमागातामारू इंसिडेंट, जो आपने ध्यान में रखना। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज अब आप देखोगे 1914 तक हम पहुंच गए। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होता है एंड ब्रिटेन वाज फाइटिंग वर्ल्ड वॉर 1 इन सपोर्ट ऑफ अलाइड पावर्स। सो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। बट इसके साथ साथ तिलक को 6 साल की सज़ा हुई थी 1908 में, तो 1914 में वो भी वापस आ जाएंगे। सो वो सारी चीज़ें अब थोड़ा सा हम साइड रखते हैं। उसके अलावा हम एक टॉपिक पकड़ते हैं, दैट टॉपिक विच इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ गांधी जी इन इंडिया, क्योंकि इसी टाइम पे गांधी जी भी जो हैं वो हिंदुस्तान में वापस आए हैं। सो गांधी जी इंडिया में वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को। सो दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज NRI डे इन इंडिया। पहले ये हर साल मनाया जाता था, अब इसको 2 साल में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज NRI डे, दैट इज नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, और भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस इसको मनाया जाता है, ठीक है। सो गांधी जी इंडिया आते हैं, कहाँ से वापस आते हैं, साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। गांधी जी जो थे वो उनकी इनिशियल जितनी भी पढ़ाई है इंडिया से पढ़ाई करके देन वो ब्रिटेन चले गए, वहाँ पे उन्होंने लॉ की स्टडी की, फिर वो इंडिया आए। फिर 1896 के आसपास वो एक केस लड़ने साउथ अफ्रीका गए, और उसके बाद वो वहाँ साउथ अफ्रीका में ही रह गए अगले ऑलमोस्ट आपके 17-18 साल तक वो साउथ अफ्रीका में रहे हैं। और साउथ अफ्रीका में ही लेड दी होल मूवमेंट, वो जिसको आप बोलते हो अपार्थाइड की मूवमेंट, बिकॉज हियर ही सॉ कि इंडियंस पर्टिकुलरली जो अफ्रीका में रह रहे थे, जो अफ्रीका के नेटिव्स थे, बिकॉज साउथ अफ्रीका वाज आल्सो अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। सो वहाँ पे जो इंडियंस रह रहे थे और जो साउथ अफ्रीकन्स भी थे, दे वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, देयर कलर के बेस पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। और उनके लिए लॉज, मतलब जैसे यहाँ पे अनटचेबिलिटी थी, वैसे वहाँ पे वो अपार्थाइड वाला पूरा सिस्टम जो था वो चल रहा था। सो गांधी जी थॉट ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट दैट, तो गांधी जी ने वो फाइट किया, उसके अगेंस्ट वो सारी चीज़ें करी, और उसके बाद लेटर पीरियड में 1915 में ही केम टू इंडिया। नाउ व्हेन ही केम टू इंडिया, तो उनको सबसे पहली बात ये बोली गई कि यू शुड ज्वाइन कांग्रेस, बट ही सेड कि मैं तब तक ज्वाइन नहीं करूँगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अनटिल एंड अनलेस वो पार्टी 2 चीज़ें अडॉप्ट करे। पहला चीज़ जो इन्होंने बोला कि जो वो पार्टी अडॉप्ट करे, दैट वाज नॉन वायलेंस, और दूसरा उनको ये नहीं पता था कि सत्याग्रह का मॉडल जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बिकॉज सत्याग्रह का मॉडल जो है ये वहाँ कर आए थे पहले, जो है साउथ अफ्रीका में ये इम्प्लीमेंट कर आए थे, वहाँ तो सक्सेसफुल था, बट ही वॉज अ बिट स्केप्टिकल कि क्या ये सत्याग्रह का मॉडल इंडिया में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। सो दिस इज़ द रीज़न ही सेड कि पहले ये चीज़ें अडॉप्ट कोई करेगा, उसके बाद ही मैं जो है किसी पार्टी को ज्वाइन करूँगा। और कुछ लीडर्स थे, उन्होंने उनको बोला कि आप पहले एक काम करो, आप पूरे इंडिया का टूर करो। आप अगर साउथ अफ्रीका में इंडियंस का बुरा हाल था, तो आप यहाँ पे भी तो देखो कि इंडियंस का क्या हाल है। सो ही टूर्ड दी होल कंट्री, ये उस पूरे पीरियड में उन्होंने पूरी कंट्री का दौरा किया, और उस दौरे में उनको पता लगा कि कितनी ज़्यादा गरीबी है। एक दूसरा, आम आदमी का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। गांधी जी के आने से पहले कांग्रेस एज अ होल वॉज ओनली डोमिनेटेड बाय मिडल एंड अपर क्लास पीपल, और अर्बन एरियाज में इसका इन्फ्लुएंस था। गांधी जी के आने के बाद जो आपकी पूरी नेशनल मूवमेंट है, इट बिकेम अ मास मूवमेंट। वो क्या बन जाती है? मास मूवमेंट बन जाती है।
गांधी जी का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये रहा कि उन्होंने नेशनलिज्म की जो पूरी आइडियोलॉजी थी या नेशनल मूवमेंट थी उसको वो गांव-गांव तक ले गए और जो गरीब से गरीब लोग था उनको भी शामिल किया उस पूरी मूवमेंट में। उन्होंने देखा कि कांग्रेस का जो टच है आम जनता से या मासिस से वो बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस वॉज डोमिनेटेड बाय एलीट क्लास पीपल, जो मिडिल और अपर क्लास के लोग थे उन्होंने, और वो भी सिर्फ अर्बन एरियाज में। गांधी जी ने देखा कि हद से ज़्यादा पॉवर्टी है और मोर देन 90% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो तो गाँव में रहती है और उन पे कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है कांग्रेस का, उनको पता ही नहीं है हमारे साथ क्या हो रहा है। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न बाय गांधी जी टूवर्ड द होल इंडिया। फिर उन्होंने क्या किया, in 1917, this is important for you to remember, he laid the foundation of साबरमती आश्रम। ये ध्यान में रखना आप, साबरमती आश्रम की फाउंडेशन उन्होंने 1917 में रखी। कहाँ पे? अहमदाबाद में। और उसके बाद अपनी ज़िंदगी के अगले बड़े साल उन्होंने कहाँ निकाले? साबरमती आश्रम में ही निकाले। साबरमती आश्रम की फाउंडेशन उन्होंने 1917 में रखी। अब जो 1917 और 18 वाला पीरियड है गांधी जी की लाइफ में पर्टिकुलरली, दिस पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पूरे पीरियड में इन्होंने सत्याग्रह और नॉन वायलेंस की एफिकेसी देखी कि क्या वो इंडिया में अप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। 3 मूवमेंट में उन्होंने पार्ट लिया। इन 3 मूवमेंट में ही अप्लाइड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, और वहाँ उनको ये क्लैरिफाई हो गया कि ये जो बेसिक आइडियाज़ हैं ये आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं वो 3 कौन सी मूवमेंट्स थी जिनमें गांधी जी ने पार्ट लिया पर्टिकुलरली इन 2 सालों में। पहली मूवमेंट क्रोनोलॉजी में मैं आपको बताऊंगा, बीच बीच में बेसिक चीज़ें भी डिस्कस करते रहेंगे। पहली मूवमेंट वाज चंपारण, या इसको चंपारण सत्याग्रह बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी ने सत्याग्रह का मॉडल इंडिया में सबसे पहले कहाँ इम्प्लीमेंट किया, इट वॉज इम्प्लीमेंट इन चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है कि जो लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको जानबूझ के तोड़ना है आपने, ठीक है। चंपारण जो था इट वॉज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, इवन इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। चंपारण गांधी जी अपनी मर्जी से नहीं गए थे। देयर वॉज अ लोकल लीडर जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। उन्होंने गांधी जी को चंपारण में बुलाया था। किसके लिए? वहाँ बेसिकली था क्या चंपारण में, पहले ये समझ लीजिए। चंपारण में जो इशू था लोगों का, दैट वाज रिलेटेड टू इंडिगो प्लांटेशन। इंडिगो प्लांटेशन माने नील की खेती। लोग जो थे ट्रेडिशनली वहाँ पे नील की खेती करते थे, बट नील की खेती की प्रॉब्लम ये थी कि जिस एरिया में आप नील उगा देते हो उस एरिया की फर्टिलिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, डिटीरियोरेट हो जाती है। अब हो क्या रहा था, नील हमारे यहाँ काम आता था डाई करने के, कलर करने के। 19th सेंचुरी के एंडिंग में आते आते ना जर्मनी से सिंथेटिक डाई जो कि आज हम यूज़ करते हैं वो इंपोर्ट होने लगी थी इंडिया में। अब जब सिंथेटिक डाई आने लगी वो थी भी सस्ती और कलर्स भी अच्छे थे। इंडिगो की जो डिमांड थी मार्केट में वो बड़ी ज़्यादा कम हो गई थी। अब जब इंडिगो की डिमांड कम हो गई तो जितना पैसा मिलना चाहिए इंडिगो उगाने वालों को उतना मिलता नहीं था। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़बरदस्ती प्लांटर्स जो पीजेंट्स थे उनसे इंडिगो उगवाते थे वहाँ पे। और देयर वॉज अ सिस्टम प्रेवेलेंट इन चंपारण दैट वॉज कॉल्ड एज तिनकथिया सिस्टम। तिनकथिया सिस्टम का मतलब क्या था कि आपके पास जितनी भी लैंड है आप उसके 20 हिस्से करो और उसमें से 3 हिस्सों पे आपने इंडिगो जो है वो उगानी ही उगानी है और बेचनी भी उस रेट पे है जो ब्रिटिशर्स बोलेंगे। अब एक तो पहले उनको नुकसान हो रहा था, किसको? जो उगा रहे थे, बिकॉज उनकी इंडिगो की डिमांड ही कम थी। दूसरी बात सिस्टम ऐसा कि उनको उगानी ही उगानी है, और तीसरी ये चीज़ कि बेचनी भी उस रेट पे है जो ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे। तो उससे क्या हो रहा था ना, लोग जो है वो शिफ्ट कर रहे थे इंडिगो प्लांटेशन से दूसरे किसी क्रॉप पे। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि इससे पहले कि ये शिफ्ट कर जाए इनसे जितना आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप एक्सट्रैक्ट कर लो।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैक्स रेट बढ़ा दिया। अब टैक्स रेट बढ़ा दिया तो लोग टैक्स दे नहीं पाए, क्योंकि लैंड भी इनफर्टाइल हो रही है, इंडिगो डिमांड है ही नहीं है, पैसा है ही नहीं है। तो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बोला कि आप चंपारण में आओ और लोगों की हेल्प करो। नाउ गांधी जी व्हेन वेंट टू चंपारण, तो दो मेन लीडर्स उस टाइम गांधी जी के कांटेक्ट में आते हैं, जो बाद में बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं। वो आपके लीडर्स हैं, एक राजेंद्र प्रसाद जो बाद में हमारे क्या बने, प्रेसिडेंट बने, और दूसरे जेबी कृपलानी जो थे, ये भी कांग्रेस के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर जो हैं वो रहे हैं। एंड इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा, 1947 में जब हमको इंडिपेंडेंस मिली है तो ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो क्वेश्चन बहुत बार आता, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? तो जेबी कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट, ठीक है। सो 320 ऑफ लैंड पे वो उगा रहे थे। सो जब गांधी जी इन दो लीडर्स को लेके वहाँ पहुँचे, ही लुक्ड इनटू द मैटर, तो उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी से बात की कि आप ऐसा मत कीजिए। ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया और गांधी जी को बोला कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। देन गांधी जी सेड कि आप अरेस्ट करो, आप जो मर्जी करो, बट आई वोंट गिव अप दिस कॉज, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। तो गांधी जी को बड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा लोगों का। जब गांधी जी को बड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा लोगों का, तो ब्रिटिशर्स ने प्रेशराइज होकर एक कमिटी बनाई, गांधी जी को उसका मेंबर बनाया, और अल्टीमेटली ये डिक्लेयर हुआ कि जितना एक्स्ट्रा पैसा पीजेंट से टैक्स लिया हुआ है उसका 25% वापस कर दिया जाएगा, और उसके बाद प्लांटर्स जो हैं वो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चले जाएंगे। सो अल्टीमेटली ये तिनकथिया सिस्टम इसके बाद ख़त्म कर दिया गया। सो दिस वॉज द चंपारण सत्याग्रह। ध्यान ये रखिएगा, इट वॉज इन 1917। गांधी जी ने इंडिया में पहली बार सत्याग्रह कहाँ अडॉप्ट किया? चंपारण में। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इसको कहा जाता है। गांधी जी ने जितने भी वो पीजेंट थे उनको बोला कि आपने बिल्कुल नॉन वायलेंट रहना, वायलेंस नहीं करनी, हम बातचीत से ही सारी चीज़ें जो है वो सुलझा लेंगे। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया चंपारण में। चंपारण है कहाँ पे? बिहार में। सिस्टम कौन सा था? तिनकथिया सिस्टम। इसमें प्लांटेशन किस चीज़ की जाती थी? इंडिगो की प्लांटेशन की जाती थी। इंडिगो माने नील। जर्मनी से सिंथेटिक डाई आने लगी थी, इसकी डिमांड कम हो गई। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, दो मेन लीडर्स जो गांधी जी के कांटेक्ट में आए ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एबॉलिश कर दिया गया। सो दिस वॉज योर चंपारण सत्याग्रह। अब दूसरी जो मूवमेंट गांधी जी ने अपने इनिशियल पीरियड में चलाई है, दैट वाज कॉल्ड एज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो दिस वाज आल्सो इंपॉर्टेंट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। और जो बेसिक मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस। एक्चुअली इंडिया में नॉर्मली महामारी फैलती रहती थी, तो जो मिल ऑनर्स थे वो मिल वर्कर्स को उनकी सैलरी के साथ साथ जो है वो प्लेग बोनस भी देते थे। मतलब जिसको आज के कॉन्टेक्स्ट में आप समझ लो कि मेडिकल अलाउंस दिया जाता था। सो ब्रिटिशर्स ने ये मेडिकल अलाउंस बंद कर दिया, या सॉरी ब्रिटिशर्स ने नहीं, मिल ऑनर्स ने मेडिकल अलाउंस बंद कर दिया। अब उस वजह से क्या हुआ? वर्कर्स की सैलरीज कम हो गई। सो वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए। उन्होंने बोला कि हम काम नहीं करेंगे जब तक हमारी सैलरीज बढ़ाई नहीं जाएंगी। सो गांधी जी केम टू अहमदाबाद और उन्होंने फिर ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है इसको कंटिन्यू किया। नाउ व्हाट ही डिड, ही आस्क्ड वर्कर्स टू रिमेन टोटली नॉन वायलेंट। उन्होंने बोला कि आपने बिल्कुल नॉन वायलेंट रहना है, आपने कुछ नहीं करना, बस यू वोंट गो टू योर आप अपनी जॉब पे नहीं जाएंगे, आप काम कोई नहीं करेंगे, बट आप नॉन वायलेंट रहेंगे, ये चीज़ बोली। दूसरा, गांधी जी इतने ज़्यादा गांधी जी ने वांटेड टू सपोर्ट देम, गांधी जी ने सपोर्ट करने के लिए क्या किया? ही हिमसेल्फ टुक अ हंगर स्ट्राइक। सत्याग्रह का लिटरल मीनिंग इज फास्ट एंड टू डेथ फॉर सीकिंग ट्रुथ। तो उन्होंने खुद फास्ट रखा, मतलब जिसको आप आज के टाइम पे अनशन बोलते हो ना, वो गांधी जी ने खुद रखा। 3 दिन गांधी जी ने अनशन रखा। चौथे दिन जो है वो मिल ऑनर्स ने मिल वर्कर्स की डिमांड मान ली। और कितना हाइक दिया ये चीज़ आपने इसमें ध्यान रखनी है, बिकॉज गांधी जी ने उनको बोला था यू डिमांड 35% हाइक इन वेजेस।
सो 35% हाइक जो है वो मिल गया। एक्चुअली मिल ऑनर्स जो थे वो 20% हाइक दे रहे थे पहले, बट गांधी जी ने बोला नहीं, जब तक 35% नहीं दोगे वी वोंट स्टेप बैक। सो उन्होंने फिर 35% हाइक लेके ही ये पूरी की पूरी मूवमेंट खत्म की। ठीक है, सो ये दूसरी मूवमेंट है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। सो ये ध्यान में रखना। ठीक है, सो क्वेश्चन आता है गांधी जी ने इंडिया में पहली बार अनशन या हंगर स्ट्राइक कहाँ की थी? सो इट वॉज डन इन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। देन थर्ड इज योर खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह भी आपका जो है वो 1918 में गुजरात में होता है। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में जहाँ पे ये पूरी की पूरी मूवमेंट चलती है। अब देखिए ये क्या था, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में था? ये कॉन्टेक्स्ट में था इंक्रीज्ड लैंड रेवेन्यू। एक्चुअली क्या था, खेड़ा में ना 2-3 साल से सूखा पड़ रहा था। अब सूखा पड़ने की वजह से क्या हो रहा था कि जो पीजेंट्स थे वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे। सो वहाँ का जो रेवेन्यू कोड था, ये चीज़ आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, एज पर द रेवेन्यू कोड ऑफ दैट एरिया और दैट डिस्ट्रिक्ट, इफ द प्रोड्यूस इज लेस देन 1/4 ऑफ द नॉर्मल प्रोड्यूस द पीजेंट कैन आस्क फॉर रिमिशन। मतलब कि अगर नॉर्मल जो है वो प्रोडक्शन 100 kgs होती है और किसी साल अगर प्रोडक्शन 25 kg, दिस इज़ 1/4, 25 kg से कम होती है, तो जो पीजेंट्स हैं या जो फार्मर्स हैं दे कैन आस्क फॉर रिमिशन ऑफ टैक्स, कि वो टैक्स नहीं देने के लिए अर्जी दे सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने उल्टा क्या किया, टैक्स कम करने की जगह टैक्स बढ़ा दिया। अब जब टैक्स बढ़ा दिया गया तो ऑब्वियसली पीपल वर लाइक कि हम किस तरह टैक्स पे करेंगे, और जो नहीं दे पाया क्योंकि वैसे ही सूखा पड़ा था तो प्रोडक्शन थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, कॉन्फिस्केट करना शुरू की लैंड, मतलब लैंड उनकी जब्त करना स्टार्ट कर दी। जब लैंड जब्त करना स्टार्ट की गांधी जी को पता चला तो गांधी जी वेंट टू खेड़ा। अब खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ने पूरी मूवमेंट चलाई 2 लीडर्स के साथ, गांधी जी अलॉन्ग विद इंदुलाल याग्निक एंड वल्लभ भाई पटेल। इन दोनों के साथ मिलके गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह जो है वो चलाया। गांधी जी ने वही बोला कि जो वो ऑर्डर दे रहे हैं उसके साथ नॉन कोऑपरेट करो, मतलब दिस वाज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस में और नॉन कोऑपरेशन में ध्यान रखना एक ही डिफरेंस है। सिविल डिसोबीडियंस में जो बने हुए लॉज हैं, आप ऑलरेडी बने हुए लॉज हैं, आप उनको जानबूझ के डिसोबे करते हो। नॉन कोऑपरेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो ऑर्डर पास कर रही है आप उससे नॉन कोऑपरेट कर, मतलब जो वो आपको हिदायत दे रही है आप उसको नहीं मान रहे हो। सो गांधी जी ने बोला कि उन्होंने टैक्स बढ़ाया है, आपने टैक्स नहीं देना है, सो यू शुड नॉन कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट ऑर्डर। सो टैक्स जब नहीं देने की बात आई, देन उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी के साथ सपोर्ट इतनी थी तो ब्रिटिशर्स ने एक ऑर्डर पास किया कि वही टैक्स पे करे जो पे कर सकता है, जो नहीं कर सकता वो टैक्स ना पे करे, और जिनकी लैंड्स ले ली गई हैं वो उनको वापस कर दी जाएंगी। सो अल्टीमेटली ये तीसरा जो सत्याग्रह था ये भी गांधी जी का सक्सेसफुल रहा। सो गांधी जी को अपने इस पूरे पीरियड में एक चीज़ तो समझ आ गई थी कि भाई साहब इंडिया में हमारा सत्याग्रह का मॉडल जो है वो अप्लाई हो जाएगा, वो चल जाएगा। सो ये 3 बेसिक जो एजिटेशंस थी जिसमें गांधी जी अपने इनिशियल फेज में रहे हैं। सो ये आपने ध्यान रखना। अब हम यहाँ से थोड़ा शिफ्ट होंगे, एक और टॉपिक पे आएंगे। मैंने आपको बताया था कि 1914 में इस पीरियड में बेसिकली 14 में तिलक केम बैक टू इंडिया, मंडाले जेल से अपनी 6 साल की सज़ा काट के ही केम बैक। अब जब वो वापस आ जाते हैं तिलक, तो वो ही वॉन्टेड टू रिज्यूम दी होल एक्टिविटी, पूरी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी वो चाहते हैं कि दोबारा से स्टार्ट हो जाए। बट उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन ही कोई नहीं थी कि आप एक्टिविटी स्टार्ट करो, बिकॉज कांग्रेस जो थी वो मॉडरेट्स डोमिनेट कर रहे थे उस टाइम पे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर कोई था नहीं। तो व्हाट तिलक वांटेड, और उस टाइम ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट लीडर जो आयरलैंड से इंडिया में आई हुई थी उनका नाम आपने ध्यान रखना है, हर नेम वॉज एनी बसंत। सो एनी बसंत जो थी, she was also more or less in the Indian national movement because she wanted कि जिस तरह से आयरलैंड में सेल्फ रूल एस्टैब्लिश या होम रूल एस्टैब्लिश हुआ है उस तरह इंडिया में भी होम रूल एस्टैब्लिश किया जाए। मतलब क्या था
कि चाहे रहे वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही, बट यहाँ पे जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का या पूरा सिस्टम है वो सारा इंडियन संभाले, मतलब सेल्फ, मतलब कि या होम रूल, मतलब इंडियंस का रूल हो, बेशक अल्टीमेट जो वो कॉलोनी है वो ब्रिटिशर्स की ही रहे। वो ये पूरी मूवमेंट ऑलरेडी आयरलैंड में चला के आई हुई थी, एंड शी केम टू इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन रिलेशन टू थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में वो इंडिया में आई थी, और जिसका हेडक्वार्टर था उस टाइम पे अदयार में, ADIYAR, अदयार इन मद्रास, मद्रास में हेडक्वार्टर था थियोसोफिकल सोसाइटी का। इनसे कुछ इंस्पिरेशन मिली किसको, तिलक को, एंड इन्होंने मिलके तिलक के साथ इन्होंने इस तरह की कंडीशंस क्रिएट की, परसुएड किया कि किसी तरह मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोबारा से कांग्रेस में इकट्ठे हो जाएं। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट को इकट्ठा करने में पर्टिकुलरली इन दोनों का बहुत हाथ है, किसका, एनी बेसेंट का, तिलक का, और फिर उसके साथ साथ गांधी जी का भी बड़ा हाथ है। आपने अब ध्यान रखना है, नेक्स्ट टॉपिक वुड बी लखनऊ सेशन एंड लखनऊ पैक्ट 1916, ये इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। अब हुआ क्या, एनी बेसेंट और जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन दोनों ने, तिलक वाज अ रेवोल्यूशनरी लीडर, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही वाज लाइक कि रेवोल्यूशन लाई जाए, एकदम से ब्रिटिशर्स को निकालो, बट यहाँ उनको ये समझ आ गया था कि आप उस आइडियोलॉजी से अगर चलोगे तो फिर कांग्रेस आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो कुछ तिलक ने अपना वो वाला जो एक पर्टिकुलर रेवोल्यूशनरी वाला एटीट्यूड था उसको छोड़ा, कुछ मॉडरेट्स ने भी इनको इकट्ठा किया, और गांधी जी की सपोर्ट से अल्टीमेटली लखनऊ सेशन जो होता है 1916 में, इसमें कांग्रेस दोबारा से इकट्ठी हो जाती है। अब ये सेशन क्या था देखिए, 1916 वाला सेशन जो था दैट वाज प्रिजाइडेड बाय अंबिका चरण मजूमदार, उनका नाम आपने ध्यान रखना, अंबिका चरण मजूमदार, ही वॉज अ मॉडरेट लीडर, और इस सेशन में नाम ध्यान रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार। अब ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट यूनाइटेड, ये इकट्ठे हो गए थे। इसलिए 1916 वाला सेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब रीजन क्या है, अब ध्यान रखिएगा, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट के साथ नहीं आए, एक्सट्रीमिस्ट दोबारा से कांग्रेस के फोल्ड में एंटर हुए थे, क्योंकि बाहर तो ये निकले हुए थे। उसका रीजन ये था कि दो इंपॉर्टेंट लीडर्स जो मॉडरेट्स को बड़ा ज़्यादा अपोज करते थे, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। ये दोनों लीडर्स की डेथ हो चुकी थी तब तक। ये दो लीडर्स जो थे वो मर चुके थे, इसलिए एक्सट्रीमिस्ट ने कुछ अपनी आइडियोलॉजी चेंज की, कुछ मॉडरेट्स ने अपनी आइडियोलॉजी चेंज की, और अल्टीमेटली गांधी जी की सपोर्ट से ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। ये 1916 वाला लखनऊ सेशन आपने ध्यान में रखना। उसके बाद मैंने बात की आपसे लखनऊ पैक्ट की। अब यहाँ आपने ध्यान रखना है लखनऊ पैक्ट जो है वो किसके बीच में होता है। लखनऊ पैक्ट जो है वो होता है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि 1911 में व्हाट हैपेंड कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म कर दिया गया तो मुस्लिम्स फिर से अगेंस्ट हो गए किसके, ब्रिटिशर्स के। उसके अलावा मुस्लिम्स की उसके बाद ना उस पूरे पीरियड में मुस्लिम्स की ब्रिटिशर्स से एनिमिटी, जो व्हाट यू से एक काइंड ऑफ एनिमी वाला रिलेशन था, वो बढ़ता गया। वो क्यों बढ़ता गया, बिकॉज बल्कन में वॉर हुआ, उसमें ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट नहीं किया टर्की को, एंड टर्की वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम्स पर्टिकुलरली बिकॉज टर्की वाला पोर्शन वाज कॉल्ड एज ऑटोमन एम्पायर, एंड ऑटोमन एम्पायर वाज हेडेड बाय द ऑटोमन एम्परर हु वाज कॉल्ड एज द खलीफा। खलीफा माने रिलीजियस हेड। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने सुन्नी मुस्लिम्स थे उनका रिलीजियस हेड वाज खलीफा ऑफ टर्की या खलीफा ऑफ ऑटोमन एम्पायर या ऑटोमन एम्परर। टर्की के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने वहाँ टर्की को सपोर्ट नहीं किया। दूसरा, टर्की के अगेंस्ट ब्रिटिश लड़ रहा था 1914 से लेके 18 में वॉर में, जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, तो इंडियन मुस्लिम्स उसकी वजह से भी उनके अगेंस्ट थे। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, उनके नाम आपने ध्यान रखना। एक तो आपको नाम ध्यान रखना मौलाना आज़ाद का। मौलाना आज़ाद का एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था अल हिलाल, इस न्यूज़पेपर का नाम ध्यान रखिएगा। दूसरे हैं आपके अली ब्रदर्स, जिसमें मोहम्मद अली, इनका एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था कॉमरेड।
इन दो न्यूज़पेपर्स को ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया था। सो ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी। सो ब्रिटिशर्स की एनिमिटी, सॉरी मुस्लिम्स की जो एनिमिटी है वो बढ़ती जा रही थी ब्रिटिशर्स के कॉन्टेक्स्ट में। सो मुस्लिम्स भी अब चाहते थे क्या कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई मूवमेंट चलाएं, और मूवमेंट कांग्रेस के बिना आप चला नहीं सकते, तो कांग्रेस को भी चाहिए था इस टाइम पे सपोर्ट। तो इन दोनों ने मिलके एक पैक्ट साइन किया जिसमें दे डिक्लेयर्ड कि दे विल फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन अ कंबाइंड मैनर। मिलके वो जो है वो फाइट लड़ेंगे। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे इस पैक्ट को साइन किया तिलक ने, और मुस्लिम लीग के बिहाफ पे इस पैक्ट को साइन किया जिन्ना ने। सो तिलक और जिन्ना ये जो दो लोग हैं, इन्होंने ये पैक्ट साइन किया, एंड दिस पैक्ट वॉज कॉल्ड एज द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। और इस पैक्ट के लिए, इस अग्रीमेंट के लिए सरोजनी नायडू ने, उन्होंने जिन्ना को बोला था एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जिन्ना एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये किसने कहा? सरोजनी नायडू ने कहा जिन्ना को, ठीक है। सो ये पैक्ट आपने, अब ये इनकी जो दोस्ती थी ज़्यादा देर चली नहीं, बट स्टिल 1916 में इन्होंने ये किया, और उसके बाद मूवमेंट थोड़ी सी जो है वो आपकी एक पेस पकड़ती है। सो ये दो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि ये लखनऊ पैक्ट होता है लेट 1916 में, दिसंबर 1916 की लखनऊ सेशन, और पैक्ट जो है दिसंबर 1916 में। उससे पहले जो आपका इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो तिलक स्टार्ट करते हैं अप्रैल 1916 में। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अप्रैल 1916 में जो आपके बाल गंगाधर तिलक हैं, वो एनी बसंत से इंस्पायर होके वो क्या स्टार्ट करते हैं इंडिया में? इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट। डिमांड इनकी क्या थी? वही जो स्वराज वगैरह की डिमांड्स हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, डिस्कस करते हैं हम। बट ध्यान रखिएगा, दो मूवमेंट्स जो हैं वो इंडिया में चली हैं पर्टिकुलरली, वो कौन कौन सी हैं इस टाइम पे? दैट इज होम रूल लीग मूवमेंट बाय तिलक एंड इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट बाय तिलक एंड होम रूल लीग मूवमेंट बाय एनी बसंत। अब दो फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। आपको पता है कि इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। सो इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट जो है पर्टिकुलरली, या होम रूल लीग मूवमेंट, इट वाज इंडियन रिस्पॉन्स टू वर्ल्ड वॉर 1। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि तिलक ने ये सोचा कि ब्रिटिशर्स इस टाइम वॉर लड़ रहे हैं, तो उन पर बड़ा ज़्यादा प्रेशर है, इधर से हम भी प्रेशर डालते हैं तो हो सकता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमें यहाँ होम रूल एस्टैब्लिश करके दे दें। सो इट वाज इंडियाज रिस्पॉन्स टू दी वर्ल्ड वॉर 1। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा आपने चीज़ ध्यान में रखनी है, इट वाज इनिशियली अपोज्ड बाय गांधी जी। गांधी जी ने इसको स्टार्टिंग में अपोज किया था, बिकॉज गांधी जी वॉज ऑफ द बिलीफ कि इस टाइम ब्रिटेन वॉर में है, तो हमारी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम उनको सपोर्ट करें, ना कि उनके अपोज इस टाइम हम यहाँ से भी प्रेशर उन पे क्रिएट करें। सो ये दो चीज़ें आपने इसके कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं तिलक की होम रूल लीग मूवमेंट की। तो जो तिलक ने होम रूल लीग मूवमेंट चलाई, दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र, और किस किस एरिया में रही हैं? कर्नाटक में और सेंट्रल प्रोविंस में। ये कुछ एरियाज हैं जहां पे तिलक ने अपनी होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो चलाई है। कौन कौन सा? महाराष्ट्र, कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंस। 3 डिमांड्स तिलक की होम रूल लीग मूवमेंट की जो आपने बेसिक ध्यान में रखनी है। वो पहली डिमांड थी स्वराज, दूसरी डिमांड थी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, मतलब प्रोविंस बनाए जाए पर लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए जाए, यानी स्टेट्स आपकी जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए जाए। और तीसरी थी एजुकेशन इन वर्नैक्युलर, मतलब लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। ये 3 डिमांड्स थी किसकी? तिलक की होम रूल लीग मूवमेंट की। इसी मूवमेंट के दौरान तिलक गेव द स्लोगन
स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेके रहूंगा। ये स्लोगन इस टाइम पे इसने दिया था। और उसके बाद तिलक ने 2 न्यूज़पेपर्स के थ्रू अपने आइडियाज़ जो हैं वो प्रोपेगेट किए थे। वो न्यूज़पेपर थे कौन से? एक था महारथा और एक था केसरी। केसरी इन मराठी एंड महारथा इन इंग्लिश। सो ये 2 न्यूज़पेपर जो हैं ये आपने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद तिलक की होम रूल लीग जो है वो 1920 में एंड होती है। ध्यान रखिएगा हुआ क्या, बेसिकली तिलक की डेथ जो है वो 1 अगस्त 1920 को होती है। 1920 में गांधी जी बिकेम दी प्रेसिडेंट ऑफ दिस होम रूल लीग मूवमेंट, जो तिलक की होम रूल लीग मूवमेंट थी। तिलक की डेथ हो जाती है और उसके बाद वो क्या करते हैं, गांधी जी इसको मर्ज कर देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। सो दिस वाज 1920 में ये खत्म हो जाती है तिलक की होम रूल लीग मूवमेंट। सो ये चीज़ आपने इसमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं हम जो एनी बसंत ने होम रूल लीग मूवमेंट चलाई इंडिया में, सो वो भी ध्यान में रखिएगा। सो नेक्स्ट इज योर होम रूल लीग मूवमेंट सितंबर 1916 एनी बसंत। एनी बसंत का नाम इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की मद्रास में एंड कवर्ड रेस्ट ऑफ इंडिया। सारे इंडिया को कवर किया, पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने जहां तिलक चला रहे थे होम रूल लीग मूवमेंट वहां इन्होंने नहीं चलाई, बिकॉज शी डज नॉट या बोथ द लीडर डू नॉट वांट कि इनमें इनके मूवमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट आए। सो जिस एरिया में तिलक चला रहे थे उसमें एनी बसंत ने नहीं चलाई और जहां एनी बसंत चला रही थी वहां तिलक ने नहीं चलाई। सो मद्रास और बाकी सारे एरिया में इन्होंने, इनका जो मेन एम था दैट वाज सेल्फ रूल अंडर द ब्रिटिश, ठीक है, कि इंडिया को सेल्फ रूल दिया जाए पर ब्रिटिशर्स के अंडर दिया जाए। एनी बसंत ने अपने 2 न्यूज़पेपर से पूरा का पूरा मूवमेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज किया। एक न्यूज़पेपर था कॉमनवेल्थ और एक था न्यू इंडिया। ये दोनों थे अंग्रेजी में। न्यू इंडिया न्यूज़पेपर दिस वाज अ डेली न्यूज़पेपर। एक न्यू इंडिया न्यूज़पेपर जो है वो चला है आपका वीकली एंड दिस वाज लेड बाय बिपिन चंद्र पाल। सो ये ध्यान में रखिएगा डिफरेंस। वीकली जो न्यू इंडिया न्यूज़पेपर था दैट वाज ऑफ बिपिन चंद्र पाल और जो डेली था दैट वाज ऑफ एनी बसंत। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एनी बसंत की होम रूल लीग जो है वो 1917 में एंड हो जाती है। एक्चुअली 1917 में इसको अरेस्ट कर लिया जाता और ये मूवमेंट अल्टीमेटली खत्म हो जाती है। सो ये चीज़ ध्यान में रखना आप, ठीक है। उसके बाद कुछ नाम हैं जो आपने ध्यान रखने हैं, पर्टिकुलरली जो लोग होम रूल लीग मूवमेंट से जुड़े हुए थे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा लीडर जो है जो होम रूल लीग मूवमेंट से नहीं जुड़ा हुआ था। सो नाम आपने ध्यान रखना, तिलक का तो ऑब्वियसली है ही है, देन यू हैव मोहम्मद अली जिन्ना, then you have Joseph Baptista, then you have third is G.S. Khaparde, K-H-A-P-A-R-D, Khaparde. Fourth name is S. Subramaniam अय्यर। देन उसके बाद आपने नाम ध्यान में रखना है किसका, जॉर्ज अरुंदले। ही वॉज द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ बसंत होम रूल लीग। बसंत की होम रूल लीग के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो थे वो थे जॉर्ज अरुंदले। देन उसके बाद एक और नाम याद रखना है, बीपी वादिया का नाम। ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद होम रूल लीग मूवमेंट। और उसके अलावा यू मस्ट रिमेंबर जवाहरलाल नेहरू, ही ऑल्सो ज्वाइंड होम रूल लीग मूवमेंट। देन यू हैव
ओके सो ये नाम आपने सारे जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, 1917 वाला इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है दैट वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय एनी बसंत। सो 1917 में कैलकाटा में सेशन होता है एंड दिस वाज प्रिजाइडेड बाय एनी बसंत। एंड रिमेंबर एनी बसंत वाज द फर्स्ट वुमेन टू प्रिजाइड दी सेशन ऑफ कांग्रेस। पहली विमेन थी, पहली इंडियन विमेन वॉज सरोजिनी नायडू 1925 वाला सेशन, वो भी ध्यान रखिएगा। 1925 वाला सेशन सरोजिनी नायडू सेशन होता है इलाहाबाद में, ठीक है। सो इलाहाबाद का सेशन वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय सरोजिनी नायडू 1925 में। सो शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू प्रिजाइड ओवर द सेशन ऑफ INC एंड शी वॉज द फर्स्ट विमेन टू प्रिजाइड ओवर द सेशन ऑफ INC। सो इसकी होम रूल लीग जो है वो 1917 में खत्म हो जाती है। सो ये था कॉन्सेप्ट हमारा होम रूल लीग का। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।